नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जिस वीडियो का आपको काफ़ी दिनों से इंतज़ार था और जिसके बारे में मुझे काफ़ी फरमाइश मिल रही थी अपने दर्शकों की तरफ से कि मैं आप लोगों को बताऊं कि मैं कौन से टेक्निकल इंडिकेटर्स यूज़ करता हूं अपने एनालिसिस में, तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं 10 ऐसे टेक्निकल इंडिकेटर्स जो मैं अपने एनालिसिस में यूज़ करता हूं स्टॉक्स का चयन करने में। तो इस वीडियो को मैंने 2 पार्ट्स में बनाया है। पहले पार्ट में हम चर्चा करेंगे पहले 5 इंडिकेटर्स की और दूसरे पार्ट में हम चर्चा करेंगे बाकी 5 इंडिकेटर्स की। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको पहले बता देना चाहता हूँ कि ये जो 10 इंडिकेटर्स हैं ये मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि मैं सिर्फ ये 10 इंडिकेटर्स ही यूज़ करता हूँ। इन 10 इंडिकेटर्स के अलावा मैं और कई टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं जो यूज़ करता हूँ अपने एनालिसिस में। इसके पीछे कारण ये है कि कोई भी टेक्निकल इंडिकेटर परफेक्ट नहीं है अपने आप में। जैसा कि मैं अपने पहले वाले वीडियोस में भी बता चुका हूँ कि जब भी आप टेक्निकल एनालिसिस करें, आप एक इंडिकेटर के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते। आपको कम से कम 3 या 4 इंडिकेटर्स का एक कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा जिनकी सहायता से आप स्टॉक के ट्रेंड को जांच पाएँ या परख पाएँ। अब ये जो 4 या 5 इंडिकेटर्स का जो आपने कॉम्बिनेशन बनाया उसके अंदर भी कॉम्प्लिकेशन है। वो कॉम्प्लिकेशन ये है कि हो सकता है स्टॉक ए के लिए एक सेट ऑफ 4 या 5 टेक्निकल इंडिकेटर्स करेक्ट हों, पर स्टॉक बी के लिए हो सकता है एक अलग ही सेट ऑफ 4-5 टेक्निकल इंडिकेटर्स उसके लिए करेक्ट हों। तो ये चीज़ें आपको समय के साथ ही मालूम पड़ेंगी। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस होता जाएगा स्टॉक मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस में, वैसे वैसे आपको मालूम पड़ता जाएगा कि कौन सा इंडिकेटर कितना प्रतिशत रिलायबल है। पर उसमें ऐसा नहीं है कि जो दूसरे जो लेस नोन इंडिकेटर्स हैं वो कम रिलायबल हैं। उसमें मैं काफ़ी इंडिकेटर्स आपको बता सकता हूँ जिनकी रिलायबिलिटी काफ़ी हाई है, पर वो इतने ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। तो अगर एज ए आप निवेशक अपने आप को देखेंगे तो हो सकता है कि आपके पास इतना समय ना हो, इतनी बैंडविड्थ ना हो कि आप इतने सारे टेक्निकल इंडिकेटर्स जो मार्केट में अवेलेबल हैं उन सब के साथ आप एक रिसर्च कर सकें या उन सब के साथ आप एक्सपेरिमेंट कर सकें। और यहाँ पे एक्सपेरिमेंट में आपके पैसे का नुकसान होने की भी प्रोबेबिलिटी रहती है। अब एक और जो क्वेरी मुझे काफ़ी मिलती है वो ये मिलती है कि भाई हम लोग जो है लंबे अवधि के निवेशक हैं, तो हमें क्या टेक्निकल एनालिसिस सीखने की ज़रूरत है या हमें टेक्निकल एनालिसिस करने की ज़रूरत है। देखिए, मेरा भी यही मानना है कि जब आप लंबी अवधि के निवेशक हैं तो आप फंडामेंटल एनालिसिस पे ज़्यादा भरोसा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है जो कि मैं हमेशा बोलता हूँ, वो ये कि जब आप एंटर कर रहे हैं, आपका एंटर करने का समय भी सही होना चाहिए किसी स्टॉक में। मान लीजिए मैं एक स्टॉक ए में लंबी अवधि के लिए निवेश करने के लिए एंटर कर रहा हूँ, लेकिन वो स्टॉक इस समय टेक्निकली वीक है। अगर वो इस समय टेक्निकली वीक है तो वो हो सकता है कि आने वाले 2-3 महीने नीचे जाए या नीचे रहे, वो अपने जिस प्राइस पॉइंट पे मैं एंटर करूं उससे वो नीचे चला जाए। तो उससे क्या है कि अगर मैं लंबी अवधि का निवेशक भी हूं तो मेरा विश्वास उठ जाएगा कि उस स्टॉक के ऊपर से, तो मुझे ऐसा लगेगा कि शायद मैंने गलत स्टॉक का चयन कर लिया। ऐसा इसलिए क्योंकि वो स्टॉक नीचे जा रहा है, पर मुझे ये नहीं पता कि फंडामेंटली वो स्टॉक काफ़ी स्ट्रांग है और लंबी अवधि में वो काफ़ी अच्छे रिटर्न देगा, लेकिन टेक्निकली वो अभी इस समय वीक है। तो हो सकता है इसी कारण से वो अभी कुछ समय नीचे रहे या जिस लेवल पे है उसी लेवल पे रहे, पर उसके बाद जब ये टेक्निकल वीकनेस ख़त्म हो जाएगी उस स्टॉक में, उसके बाद वो अच्छा दौड़ेगा और आपको लंबी अवधि में वो अच्छा एक रिटर्न दे सकता है। तो मेरी जो पर्सनल स्ट्रैटेजी होती है वो मैं आपको बता रहा हूँ। मेरी स्ट्रैटेजी ये होती है कि पहले मैं फंडामेंटली जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं उनका चयन करता हूँ। उस चयन में भी मैं वो सारे मेथड लगाता हूँ जो मैं आपको अपने वीडियोस में बता रहा हूँ कि सबसे पहले मैं मार्केट की दिशा देखता हूँ, फिर मैं सेक्टर के बारे में एनालिसिस करता हूँ, उस सेक्टर के अंदर फिर कौन से टॉप 3 स्टॉक्स हैं उनके बारे में स्टडी करता हूँ। मैं आपको एग्जाम्पल बता सकता हूँ कि मैंने एक बार 178 स्टॉक्स का एनालिसिस किया और उसके बाद जो फाइनल इन्वेस्टमेंट के लिए मैंने उसके अंदर से जो शॉर्ट लिस्ट किए थे वो केवल 3 स्टॉक्स थे। तो आपको लगेगा कि हो सकता है कि ये सही तरीका नहीं है, इसके लिए काफ़ी समय चाहिए। मैं मानता हूँ इसके लिए काफ़ी समय चाहिए और इसके लिए आपको काफ़ी समय अपना पर्सनल स्पेंड करना पड़ेगा, लेकिन
एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि वो जो आपने समय इसके ऊपर स्पेंड किया वो वेस्ट नहीं है, आपको उसका फल ज़रूर मिलेगा और आप ऐसे अच्छे स्टॉक्स का चयन कर पाएंगे जो कि आपको बहुत बढ़िया रिटर्न्स देंगे 1 साल 2 साल या 3 साल के अंदर। तो अगर मेरे को शॉर्ट में आपको बताना है तो शॉर्ट में आप पहले फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स का चयन करिए जो आपको लगता है कि लंबी अवधि में अच्छा आपको रिटर्न दे सकते हैं। उसके बाद उनका टेक्निकल एनालिसिस करिए और जैसे जैसे जिस स्टॉक में आपको टेक्निकल इंडिकेटर्स के बेसिस के ऊपर बाय सिग्नल मिलता जाए आप उसमें एंट्री लेते जाइए धीरे धीरे। हो सकता है किसी एक अच्छे स्टॉक में जिसका चयन किया हुआ है उसमें आपको 6 महीने तक बाय सिग्नल ना मिले टेक्निकल इंडिकेटर्स के बेसिस की वजह से, तो आप उसमें निराश मत होइए। उस स्टॉक को आप अपने वॉच लिस्ट में रखिए, जैसे ही उसमें आपको बाय सिग्नल मिले आप उसके अंदर तभी एंट्री लें तो बेहतर होगा। तो ये मैं अपनी स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताई जो मैं पर्सनली फॉलो करता हूँ और इसके अंदर मुझे काफ़ी अच्छा नतीजा मिलता है, अपने निवेश के ऊपर काफ़ी अच्छा रिटर्न मिलता है जो मैं स्टॉक्स इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके जिनके अंदर मैं निवेश करता हूँ। और टेक्निकल एनालिसिस का एक और फ़ायदा होता है कि कई बार आपको कोई अच्छे ऐसे स्टॉक मिल जाते हैं जो शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड में होते हैं, उसमें कई बार वो आपको एक जिसको कहते हैं आइसिंग ऑन द केक, तो आप एक लंबी अवधि के लिए तो निवेश कर ही रहे हैं पर कई बार अनजाने में आपके सामने कुछ ऐसे स्टॉक्स आ जाते हैं जो आपको टेक्निकली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग लगते हैं और आपको उसके अंदर हो सकता है कि 1 महीना 2 महीने के अंदर ही काफ़ी अच्छा मुनाफा हो जाए, तो वो उसको हम आइसिंग ऑन द केक मान सकते हैं और उसको आप एज ए डेजर्ट के तौर पे आप उसको समझ सकते हैं कि आपने मेन कोर्स फूड तो खाया ही खाया पर साथ में आपको डेजर्ट और मिल गए और वो डेजर्ट फ्री में मिल गए, आपके एनालिसिस के दौरान आपको वो डेजर्ट फ्री में मिल गए। तो चलते हैं हम पहले नंबर का जो टेक्निकल इंडिकेटर है जो सबसे महत्वपूर्ण है और बहुत सारे जो ट्रेडर्स हैं इस टेक्निकल इंडिकेटर को ज़रूर देखते हैं, वो है मूविंग एवरेज। तो इस इंडिकेटर को काफ़ी ट्रेडर्स यूज़ करते हैं और पर्सनली मेरा भी ये मानना है कि ये काफ़ी अच्छा इंडिकेटर है। मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि 100% जो है करेक्ट होता है, पर मैं हमेशा मान के चलता हूँ कि कोई भी अगर इंडिकेटर 2/3 या 66% वो करेक्ट है तो मैं उसको रिलायबल मान के चलता हूँ। तो यहाँ पे मूविंग एवरेज के लिए मैं 2 डेटा पॉइंट्स का सहारा लेता हूँ। तो यहाँ पे पहली है 50 दिन की मूविंग एवरेज और दूसरी है 200 दिन की मूविंग एवरेज। मेरे हिसाब से ये दोनों मूविंग एवरेज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जबकि कई ट्रेडर्स जो हैं वो अलग अलग और दूसरी ड्यूरेशन की मूविंग एवरेज भी इस्तेमाल करते हैं। मैंने भी काफ़ी दूसरी मूविंग एवरेज इस्तेमाल करके देखी पर लास्ट में मेरा कंक्लूजन यही निकला, क्योंकि मैं एक लंबी अवधि का निवेशक हूँ, अगर मैं ट्रेडर हूँ तो हाँ मैं मान सकता हूँ कि हो सकता है ये दोनों डेटा पॉइंट्स मेरे लिए इतने इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन अगर मैं लंबी अवधि का निवेशक हूँ तो मेरे हिसाब से 50 दिन की मूविंग एवरेज और 200 दिन की मूविंग एवरेज आपको एक अच्छा इंडिकेटर दे सकती है कि स्टॉक ऊपर के ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। तो यहाँ पे एक जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट देखा जाता है जो कि काफ़ी लोग देखते हैं, काफ़ी ट्रेडर्स देखते हैं, वो पॉइंट होता है कि जब आपकी 50 दिन की मूविंग एवरेज स्टॉक की 200 दिन की मूविंग एवरेज को क्रॉस कर जाए। मान लीजिए एक स्टॉक ए है, उसकी 200 दिन की जो मूविंग एवरेज है वो 190 रुपये है और 50 दिन की मूविंग एवरेज 190 को क्रॉस कर जाए, 50 दिन की मूविंग एवरेज होगी 191 रुपये। तो इस जो क्रॉस ओवर को इसको हम बोलते हैं गोल्डन क्रॉस ओवर और ये एक बाय सिग्नल होता है अगर आपकी शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज एक लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज को क्रॉस कर जाए। तो ये एक थंब रूल है, एक जनरल रूल है यहाँ पे, क्योंकि मैं 50 और 200 दिन की मूविंग एवरेज देख रहा हूँ तो वो थंब रूल मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, लेकिन जो थंब रूल अप्लाई किया जाता है वो ये किया जाता है कि जब जो आपकी शॉर्ट ड्यूरेशन की मूविंग एवरेज है वो अगर आपकी लॉन्ग ड्यूरेशन की मूविंग एवरेज को क्रॉस कर जाए, तो यहाँ पे ये डेटा पॉइंट कुछ भी हो सकता है। आप 10 दिन की मूविंग एवरेज ले सकते हैं, 26 दिन की ले सकते हैं। तो अगर 10 दिन की मूविंग एवरेज 26 दिन को क्रॉस कर जाए तो वो उसको भी आप एक टेक्निकल टर्म्स में बोल सकते हैं कि गोल्डन क्रॉस ओवर है। ऐसा नहीं होता, लेकिन जो पॉइंट मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप थंब रूल ये याद रखिए कि जब आपकी छोटी ड्यूरेशन की मूविंग एवरेज बड़ी ड्यूरेशन की लंबी ड्यूरेशन की मूविंग एवरेज को क्रॉस कर जाए वो एक पॉजिटिव साइन होता है, वो एक अप ट्रेंड का साइन होता है। और अगर आप ट्रेडर हैं तो तब भी आपके लिए वो एक अप ट्रेंड का साइन है, अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तब भी आपके लिए वो एक अप ट्रेंड का साइन है। तो इस गोल्डन क्रॉस ओवर को काफ़ी महत्वपूर्ण मानता हूँ मैं और इसको काफ़ी वॉच करता हूँ जिस भी स्टॉक में ये गोल्डन क्रॉस ओवर
होता है। अब इसमें रिवर्स जो होता है वो ये होता है कि अगर आपकी 50 दिन की मूविंग एवरेज 200 दिन की मूविंग एवरेज से नीचे चली जाए तो उसको जो निवेशक या ट्रेडर्स जो हैं वो सेल सिग्नल मानते हैं। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो आप उस स्टॉक को सेल कर सकते हैं, ये काफ़ी बार देखा गया है। अब यहाँ पे एक और सेट ऑफ डेटा पॉइंट्स होता है। तो जैसे मूविंग एवरेज एक आपका जिसको कह लीजिए कि अम्ब्रेला टेक्निकल इंडिकेटर है, उसके अंदर और कई तरह के कॉम्बिनेशंस कई ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स फॉलो करते हैं। हर किसी का अपना तरीका है, मेरा अपना तरीका है। तो मैं जो आपको बता रहा हूँ, मैं आज इस मूविंग एवरेज के अंदर आपको 2 अपने कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ जिनको मैं फॉलो करता हूँ। ऐसे मेरे और भी कई कॉम्बिनेशन है, पर जब मैं मूविंग एवरेज के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा तो उसके अंदर मैं सारे कवर करूंगा। पर अभी आज जो 2 महत्वपूर्ण हैं मैं वो आपको बताना चाहता हूँ ताकि आप कोई गलती ना करें स्टॉक मार्केट में। अब जो दूसरा कॉम्बिनेशन है वो मैंने काफ़ी जगह देखा है कि यूज़ होता है, लेकिन मेरे हिसाब से वो एक फॉल्स सिग्नल होता है काफ़ी केसेस में। वो ये होता है कि जब भी स्टॉक का प्राइस किसी एक डेटा पॉइंट को क्रॉस कर जाए, मान लीजिए स्टॉक का प्राइस 50 दिन के मूविंग एवरेज को क्रॉस करके ऊपर आ गया उसके, तो काफ़ी निवेशक या ट्रेडर उसको एक बाय सिग्नल मानते हैं। या अगर वो 200 दिन के मूविंग एवरेज से ऊपर आ गया उसको बाय सिग्नल माना जाता है। उसी तरीके से अगर आपका स्टॉक का प्राइस जो है 50 दिन के मूविंग एवरेज या 200 दिन के मूविंग एवरेज से नीचे चला जाए उसको एक सेल सिग्नल माना जाता है। पर पर्सनली मुझे ऐसा नहीं लगता। इसके पीछे कारण ये है कि मैंने काफ़ी बार देखा है कि ये एक फॉल्स सिग्नल होता है, एक फॉल्स जिसको कह लीजिए कि एक फॉल्स टाइप का ब्रेकआउट होता है, और मैं इस कॉम्बिनेशन को पर्सनली फॉलो नहीं करता। मैं कुछ और कॉम्बिनेशंस को फॉलो करता हूँ मूविंग एवरेज में। वो मैं आपको जब मूविंग एवरेज के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा तो मैं वहाँ पे इन 2 के अलावा और किन कॉम्बिनेशंस को फॉलो करता हूँ मैं आपको वहाँ पे वो सारे कॉम्बिनेशंस बताऊँगा। तो दूसरे नंबर का टेक्निकल इंडिकेटर है MACD। इसकी फुल फॉर्म है मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। अब इसके अंदर भी क्या होता है कि 3 तरह के कॉम्बिनेशन मैं आपको आज बताऊंगा, और इसके अलावा भी कई कॉम्बिनेशन होते हैं, वो मैं आपको अपने जो डिटेल्ड वीडियो होगा MACD का उसके अंदर बताऊंगा। तो MACD बेसिकली क्या होता है कि इसके अंदर 2 लाइन्स होती हैं, एक को बोला जाता है फास्ट लाइन और एक को बोला जाता है स्लो। नॉर्मली जो एनालिसिस होते हैं उसके अंदर ये दोनों लाइन्स ब्लू और रेड कलर से शो की जाती हैं। तो पहला कॉम्बिनेशन जो मैं यूज़ करता हूँ वो ये होता है कि आपकी जो दोनों MACD लाइंस हैं अगर वो 0 से ऊपर हैं तो इसका मतलब अप ट्रेंड है, लेकिन अगर आपकी दोनों MACD लाइंस 0 से नीचे हैं तो इसका मतलब डाउनवर्ड ट्रेंड है। ये है पहला कॉम्बिनेशन। अब इसके अंदर दूसरा कॉम्बिनेशन क्या है? दूसरा कॉम्बिनेशन ये है कि जब आपकी फास्ट लाइन जो है वो क्रॉस कर जाती है स्लो लाइन के ऊपर तो वो भी एक बाय सिग्नल माना जाता है। लेकिन अगर आपकी फास्ट लाइन जो है वो स्लो लाइन के नीचे चली जाए, उसको क्रॉस करके नीचे चली जाए उससे, उसको एक सेल सिग्नल माना जाता है। तो जब भी आप एनालिसिस करें आपको जो ये डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं उनको एक साथ देखना पड़ेगा। आप किसी भी एक कॉम्बिनेशन के बेसिस के ऊपर शायद निर्णय ना ले सकें। अब तीसरा कॉम्बिनेशन जो होता है वो ये होता है जिसको मैं बोलता हूँ कि इनिशियल बाय सिग्नल। कि आपको, अब कई लोग बोलते हैं कि भाई हमें शुरुआत में नहीं पता लगता कि स्टॉक को बाय करना है जब वो रैली करना शुरू करता है, तो यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन आपको सहायता करेगा। या अगर वो एक स्टॉक मान लीजिए ऊपर है और वो नीचे आने का अपना जो रास्ता है या अपनी जर्नी जो शुरू करने वाला है, तो आपको इनिशियल कैसे सेल सिग्नल मिले कि आप वहाँ पे प्रॉफिट बुक करके निकल जाए। तो इस जो कॉम्बिनेशन है, जो तीसरा कॉम्बिनेशन है MACD के अंदर, इसके अंदर जो इनिशियल बाय सिग्नल होता है वो ये होता है कि जब आपकी फास्ट लाइन स्लो लाइन को क्रॉस करके ऊपर आ जाए और दोनों लाइनें 0 के नीचे हैं तो ये इसको एक इनिशियल बाय सिग्नल माना जाता है। अब इसके अंदर रिवर्स क्या होता है, इनिशियल सेल सिग्नल क्या होता है? इनिशियल सेल सिग्नल ये होता है कि जब आपकी फास्ट लाइन जो है क्रॉस करके स्लो लाइन के नीचे आ जाए, तो ये दोनों लाइन जो हैं अगर 0 से ऊपर हैं और फास्ट लाइन जो क्रॉस करके स्लो लाइन के नीचे आ जाए तो इसको एक इनिशियल सेल सिग्नल माना जाता है। तो यहाँ पे आपको, मुझे लग रहा है थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है, तो मैं आपको सिंपल बताता हूँ कि इनिशियल बाय सिग्नल ये होता है कि दोनों लाइनें 0 से नीचे हैं, लेकिन जो फास्ट लाइन है वो क्रॉस करके स्लो लाइन के ऊपर आ जाए, तो ये इनिशियल बाय सिग्नल। तो इनिशियल सेल सिग्नल क्या होता है? वो ये होता है कि दोनों लाइनें हैं तो 0 के ऊपर, लेकिन आपकी जो फास्ट लाइन है वो स्लो लाइन को क्रॉस करके उसके नीचे आ जाए, तो वो एक इनिशियल सेल सिग्नल है।
तो इन तीनों कॉम्बिनेशन को आप ध्यान में रखिए, और जब भी आप MACD का इंडिकेटर यूज़ करें किसी स्टॉक के टेक्निकल एनालिसिस में, तो आप ये ध्यान में रखिए कि आप सारे कॉम्बिनेशंस को एक साथ ध्यान में रखिए, उनको एक साथ अपने दिमाग में रखिए। आप एक कॉम्बिनेशन के बेसिस के ऊपर नहीं डिसाइड कर पाएंगे। तो उसमें काफ़ी तरह की परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो सकती हैं कि भाई आपकी फास्ट लाइन जो है 0 से ऊपर है, सेल लाइन 0 के नीचे है, तो उस केस में क्या होगा। तो इस तरह के और काफ़ी सिनेरियोज होते हैं, वो मैं आपको अपने आने वाले जो वीडियो है MACD के अंदर, जो डिटेल्ड वीडियो आएगा उसके अंदर मैं आपको बहुत सारे जो कॉमन सिनेरियोज होते हैं उन सिनेरियोज के अंदर आपको क्या कंक्लूजन लेना चाहिए मैं आपको उस वीडियो में बताऊंगा। तो अभी के लिए इन 3 कॉम्बिनेशंस को आप ध्यान में रखिए कि इन 3 कॉम्बिनेशंस की सहायता से आप कैसे उसका ट्रेंड पता लगा सकते हैं स्टॉक की प्राइस की मूवमेंट का। अब तीसरा आता है RSI, जिसको रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर भी कहा जाता है। ये एक सुनने में बहुत सिंपल है, लेकिन इतना सिंपल भी नहीं है जितना ट्रेडर्स को या इन्वेस्टर्स को लगता है। तो इस इंडिकेटर में क्या कहा जाता है कि जब भी आपका जो लाइन है वो 70 का नंबर क्रॉस कर ले, तो उस समय आपका स्टॉक जो है वो ओवरबॉट हो जाता है। ओवरबॉट का मतलब कि इस समय अब आपको स्टॉक बेचने का समय आ गया है। लेकिन अगर आपका जो RSI इंडिकेटर है वो 30 के नीचे चला जाए, 30 के नीचे चला जाए, तो ये एक बाय सिग्नल माना जाता है। एक मैक्रो लेवल पे मैं आपको बता रहा हूँ कि जो एक आपको बताया जाता है या जो नॉर्मल ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स आपको बताते हैं, पर मेरा ये मानना है कि ये करेक्ट नहीं है। मैं इस चीज़ को ऐसे देखता हूँ कि जब आपका ट्रेंड अप हो, ट्रेंड आपका अप हो, ट्रेंड को फाइंड आउट करने के भी इंडिकेटर्स होते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। जब आपका ट्रेंड अप हो और आप बाय तभी करें जब वो ओवरसोल्ड हो स्टॉक, तो वो जो लाइन है, जो इंडिकेटर है, जैसे ही वो 30 की लाइन को क्रॉस करे और ट्रेंड आपका अप होना चाहिए स्टॉक में, आप तभी बाय करें, उसी समय आप बाय करें। उसी तरीके से अगर आपका स्टॉक डाउनवर्ड ट्रेंड में है, ट्रेंड उसका डाउनवर्ड है, और जो आपका RSI इंडिकेटर है वो आपका जो ओवरबॉट लेवल है 70 का जो नंबर है उसको क्रॉस कर दे, उस समय आप सेल कर दीजिए। तो आपको ट्रेंड देखना है, ना कि आपको एक थंब रूल लगाना है कि जब RSI 70 से ऊपर है मुझे सेल करना है, 30 से नीचे है मुझे बाय करना है। हो सकता है वो 70 से ऊपर काफ़ी लंबे समय तक रहे और उसका ट्रेंड भी अपवर्ड्स रहे, हो सकता है वो 30 के नीचे भी काफ़ी समय तक रहे, 1-2 साल तक रहे और उसका ट्रेंड भी डाउनवर्ड रहे। तो अगर आप ऐसे सिनेरियो में निवेश करेंगे तो आपका नुकसान होने के अलावा आपका कोई और तीसरा रास्ता नहीं होगा उसके अंदर, और फिर आप कहेंगे कि भाई जो ये RSI है ये रिलायबल नहीं है। बिल्कुल रिलायबल है अगर आप उसको ठीक से यूज़ करें, उसका एनालिसिस आप ठीक से करें और ट्रेंड को आइडेंटिफाई करके आप RSI को जब यूज़ करेंगे तब आपको सही सिग्नल मिलेगा कि ये बाय सिग्नल है या सेल सिग्नल। तो इसको अगर मुझे समराइज़ करना है RSI को, तो इसकी समरी यही है कि जो आपका RSI इंडिकेटर है अगर वो 70 को क्रॉस कर जाए, इसका मतलब स्टॉक जो है वो ओवरबॉट पोजीशन में आ गया। ट्रेंड अगर ऊपर है तो तब आप उस स्टॉक में बने रहिए, अभी मत बेचिए। लेकिन जब ट्रेंड नेगेटिव हो जाए और RSI 70 से ज़्यादा है, उस समय आप उसको बेच दीजिए। लेकिन अगर मान लीजिए RSI 30 से नीचे है और वो इस समय ओवरसोल्ड पोजीशन में है, अगर आपका ट्रेंड पॉजिटिव हो जाता है और वो RSI 30 को क्रॉस कर देता है, जब वो लाइन क्रॉस कर देती है 30 को, उस समय आप उसको बाय कर लीजिए, क्योंकि आपका ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव है। और जब RSI 30 को क्रॉस कर जाता है तो वहाँ पे आप उसको मान सकते हैं कि ये एक बाय सिग्नल है। अब चौथे नंबर पे आता है ADX, जिसको एवरेज डायरेक्शन इंडेक्स भी बोलते हैं। ये आपको ट्रेंड बताता है। ये हो सकता है कुछ स्टॉक्स में रिलायबल हो, कुछ में ना हो, लेकिन जो एक मेरा मानना है वो ये है कि अगर आपका ADX 40 से ऊपर है तो इसका मतलब वो स्टॉक एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है, और अगर आपका ADX जो है वो 20 से नीचे है तो इसका मतलब वो स्टॉक एक वीक ट्रेंड में है। अब यहाँ पे स्टॉक का वीक ट्रेंड में होने का मतलब ये नहीं है कि अगर वो नीचे जाएगा, या स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में होने का मतलब ये नहीं है कि वो ऊपर जाएगा। ट्रेंड का मतलब ये है कि वो जिस भी ट्रेंड में है, मान लीजिए एक स्टॉक अप ट्रेंड में है, अगर वो अप ट्रेंड में है और वो उसका ADX जो है 40 से ऊपर है, इसका मतलब जो ये अप ट्रेंड है वो स्ट्रॉन्ग है, मतलब वो और ऊपर जा सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए आपका जो ADX है वो 40 से ऊपर है और स्टॉक जो है वो डाउनवर्ड ट्रेंड में है, इसका मतलब ये डाउनवर्ड ट्रेंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, यहाँ से रिवर्सल होने की प्रोबेबिलिटी कम है, इसका मतलब वो और नीचे जाएगा।
तो ट्रेंड का मतलब यहाँ पे ये है कि जो भी ट्रेंड है ऊपर या नीचे, वो ट्रेंड कितना स्ट्रांग है, ज़्यादा स्ट्रांग है या वीक ट्रेंड है। अगर मान लीजिए ADX आपका जो है शो कर रहा है कि ये स्टॉक जो है वीक ट्रेंड में है, लेकिन स्टॉक का जो ट्रेंड है वो डाउनवर्ड है, स्टॉक का ट्रेंड डाउनवर्ड है, पर ADX आपको वीक ट्रेंड दिखा रहा है कि ये डाउनवर्ड ट्रेंड जो वीक है, इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि स्टॉक अपनी जो दिशा है वो बदल ले बहुत जल्द, तो वो डाउनवर्ड ट्रेंड से अपवर्ड ट्रेंड में आने की प्रोबेबिलिटी हो सकती है उसके अंदर, पर वो और दूसरे फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है। लेकिन उसका कंक्लूजन बस यही है कि स्टॉक जो है वो डाउनवर्ड ट्रेंड में है, पर ट्रेंड जो है वीक है। दूसरे इंडिकेटर्स की सहायता से आप, अगर आपको लगे कि नहीं ये ट्रेंड अब शॉर्ट लिव्ड है, तो वहाँ पे ये हो सकता है कि वो जो डाउनवर्ड ट्रेंड है वो चेंज होके अपवर्ड ट्रेंड हो जाए और वो स्टॉक का ADX इंक्रीज होना शुरू हो जाए और वो एक स्ट्रॉन्ग अप मूव में आ जाए। तो ये एक प्रोबेबिलिटी हो सकती है, और इसी तरह से काफ़ी प्रोबेबिलिटीज़ हो सकती हैं। पर आपको वही जो मैंने आपको शुरू में बताया कि सारे इंडिकेटर्स आपको क्लब करके देखने पड़ेंगे, 3 या 4। आप एक स्टैंड अलोन इंडिकेटर की बेसिस पे कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। अब 5वें नंबर पे आता है बॉलिंगर बैंड। अब बॉलिंगर बैंड क्या होता है कि वो आपको एक ऐसे ना चार्ट सा दिखेगा जिसके बीच में एक डार्क एरिया होगा, एक नीचे की लाइन होगी, एक ऊपर की लाइन होगी। तो अब मान लीजिए स्टॉक का प्राइस गिर रहा है, लेकिन वो जो है वो बॉलिंगर बैंड जो आपको दिखेगा, वो चार्ट का जो एरिया दिखेगा, उसके अंदर 2 लाइन होती हैं, एक लोअर लाइन होती है और एक अपर लाइन होती है। तो अगर स्टॉक का प्राइस जो है लोअर लाइन के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी है कि आपका जो स्टॉक का प्राइस है वो इंक्रीज हो सकता है, क्योंकि वो अब नीचे जो जिसको बोलेंगे कि लोअर लाइन के आसपास वो ट्रेड कर रहा है, तो वहाँ से वो ऊपर जा सकता है। उसी तरीके से अगर आपका स्टॉक का प्राइस ऊपर चल रहा है और वो जो बॉलिंगर बैंड की ऊपर वाली लाइन है उसके आसपास ट्रेड कर रहा है, तो वहाँ से ऐसी प्रोबेबिलिटी है कि स्टॉक का प्राइस नीचे जा सकता है। तो इसको देख के ट्रेडर्स ये ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हैं कि स्टॉक जो है प्राइस वो बॉलिंगर बैंड में कहाँ पे ट्रेड कर रहा है। अगर वो नीचे ट्रेड कर रहा है तो वो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शायद अब ये ऊपर जाए। अगर वो ऊपर की लाइन के आसपास ट्रेड कर रहा है तो वहाँ से वो लोग अंदाज़ा लगाएंगे कि ये अब नीचे जा सकता है। तो इस तरीके से आप बॉलिंगर बैंड की सहायता से भी स्टॉक के ट्रेंड को पता लगा सकते हैं कि वो किस रेंज में इस समय ट्रेड कर रहा है और उसके अंदर जो मूवमेंट है वो रिवर्स हो सकती है या नहीं हो सकती। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो 5 टेक्निकल इंडिकेटर्स मैंने बताए ये कॉमनली यूज्ड हैं, ऐसा कोई नई चीज़ मैंने आपको नहीं बताई। पर जो डेटा पॉइंट्स है सबके पास एक जैसे होते हैं, उसको आप देख के कंक्लूजन क्या निकालते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब मैं इन इंडिकेटर्स के ऊपर डिटेल्ड वीडियो बनाऊँगा, हर इंडिकेटर के ऊपर, वहाँ मैं क्या क्या कम्बिनेशन यूज़ करता हूँ और क्या क्या बातों का ध्यान रखता हूँ उस इंडिकेटर को यूज़ करते समय, मैं आपको वहाँ पर बताऊँगा। आज का ये वीडियो सिर्फ एक समरी था इन 5 पॉइंट्स की, और जो इस वीडियो का दूसरा पार्ट है उसमें जो मैं बाकी के 5 मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेरे टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं अपने एनालिसिस के लिए, मैं वो शेयर करूंगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो नीचे दिए गए लाइक आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। आप इस चैनल को भी ग्रो करने में अपना सहयोग या योगदान दे सकते हैं। उसके लिए आप स्क्रीन पे दिखाए गए सब्सक्राइब ऑप्शन को क्लिक करें या नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को भी दबा सकते हैं। उसके साथ दिए गए बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करना ना भूलें, उससे आप सभी वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।